आगे बढ़ते हैं न्यूज ब्लास्ट पर खबरों की ओर। तो गणेश चतुर्थी पर बीकानेर वासियों को बड़ी सौगात मिली है। कम आय वर्ग के लिए 1064 परिवारों का अपने घर का सपना साकार होगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर वीडी कल्ला लाभान्वितों को सौंपेंगे फ्लैट्स का कब्जा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर शामिल होंगे। यानी कि वो लोग जो कि एक लंबे समय से अपने घर का सपना देख रहे थे, उन्हें अब बीकानेर वासियों को सौगात देने के लिए आज का मंगल अवसर चुना गया है। सीएम जन आवास योजना में आज ये कार्यक्रम रहेगा। सीएम जन आवास योजना के स्वर्ण जयंती नगर विस्तार योजना में बने फ्लैट्स ईडब्ल्यूएस वर्ग के 512 और एलआईजी के 552 सहित कुल 1064 फ्लैट्स हैं। कम आय वाले परिवारों को सस्ती दरों पर दिया गया है इसका आवंटन। आवंटियों को कॉल और एसएमएस के माध्यम से सूचित भी इस कार्यक्रम के लिए कर दिया गया है। इसके अलावा न्यास अध्यक्ष भगवती प्रसाद कलाल ने इस पर जानकारी दी। तो आज अपने घर का सपना साकार होगा और गणेश चतुर्थी पर बीकानेर वासियों को ये बड़ी सौगात देंगे। आपको साथ ही जानकारी दे दें कि डॉक्टर वीडी कल्ला तो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आज गणेश चतुर्थी का पर्व है। विघ्नहरण मंगलकरण गणनायक गणराज का दिन है। देश प्रदेश में प्रथम पूज्य भगवान गणपति के जन्मोत्सव पर धूम मची हुई है। उनकी तस्वीरें जो सामने आ रही है, दर्शनों के लिए लगातार लोगों का पहुंचना हर गणपति के मंदिर में जारी है। प्रथम पूज्य देवता उन्हें कहा जाता है और इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी के पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में कहा, गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बधाई और शुभकामनाएं। इस मौके पर सभी की खुशहाली, समृद्धि और सुख की कामना मैं करता हूं। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले श्री गणेश जी की आराधना से आगे आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है और इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। भगवान गणपति ने माता पिता के प्रति सदैव आदर का भाव रखा, सम्मान का भाव उन्होंने अपने माता पिता के लिए हमेशा रखा। इससे प्रेरणा लेकर हमें भी अपने बुजुर्गों, माता पिता और बड़ों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील भी की। उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी के पर्व को भाईचारे, सौहार्द और उल्लास के साथ मनाएं, क्योंकि देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखाती रहे सोशल मीडिया के जरिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने अपील की, अपील के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में गणेश चतुर्थी का पर्व खूब हर्षोल्लास के साथ मनाएं, क्योंकि कोरोना के 2 साल के इंतजार के बाद ये आया, लेकिन भाईचारा, सौहार्द और उल्लास बनाए रखें। तो हर घर आंगन आज पधार रहे हैं गजानन। शुभ लाभ और मंगल का महापर्व गणेश चतुर्थी है आज, लिहाजा उत्साह यहाँ पर भक्तों में चरम पर है। आज घर घर प्रथम पूज्य भगवान गणपति की पूजा हो रही है, उनकी स्थापना हो रही है। पूजा अर्चना के बाद गणेश जी को मोदक का भोग सभी लगा रहे हैं, क्योंकि मोदक श्री गणेश को अति प्रिय है। मोदक उनको प्रिय है, उसका भोग उन्हें लग रहा है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर, गढ़ गणेश, नहर के गणेश मंदिर, वदाचीश गणेश सहित गणेश मंदिरों में मेले सा माहौल। ये तमाम छोटी काशी के गणेश मंदिर है प्रसिद्ध गणेश मंदिर, जहां पर मेले सा माहौल लग रहा है, क्योंकि ना सिर्फ आज की तैयारी बल्कि कल संजारे के पर्व के साथ में ही गणेश जी के मंदिरों में भक्तों की रेलमपेल शुरू हो गई थी। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दूर दूर से पदयात्राएं पहुंच रही है। कई कोसों दूर की पदयात्राएं यात्री कर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पैदल चलकर पहुंच रहे हैं गणेश धाम। गढ़ गणेश मंदिर धाम पर भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहां पर भी विघ्नहरण को मोदक का भोग लगाकर मंगल कामना की सभी प्रार्थना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। छोटी काशी आज गजानन गणेश के सिंदूरी रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। हर कोई यहाँ पर प्रथम पूज्य की आराधना कर आने वाले वर्ष के लिए मंगल कामना कर रहा है। साथ ही साथ इस बार कोरोना के 2 साल के बाद जो लंबा इंतजार सभी ने किया है दर्शनों के लिए, उनको देकर भी अब दर्शनों के बाद अभिभूत हर कोई नजर आ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की नई स्ट्रैटेजी की। तो अगले साल तक विधानसभा चुनावों में मोदी ही चेहरा रहेंगे। मौजूदा मुख्यमंत्रियों ने बीजेपी आलाकमान को ऐसी सलाह दी है कि आगामी विधानसभा में पीएम मोदी फेस पर लड़ने की सलाह उन्हें दी है। दरअसल संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन के बाद नेताओं में भी इस पर सहमति बनी है। ये सहमति बनी है संसदीय बोर्ड के गठन के बाद, जब पुनर्गठन उसका हुआ तो नेताओं में भी ये सहमति बनी कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां पर नरेंद्र मोदी के चेहरे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो जीत जिस तरह से पिछली बार बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनावों की कर ले, वहां पर डबल इंजन की सरकार की, या फिर उत्तराखंड के चुनावों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक चेहरे के तौर पर कैंपेनिंग में लाए जाते हैं सामने और सभी के साथ में जो
दिग्गज नेताओं का आना जाना शुरू होता है तो लाभ यहां भारतीय जनता पार्टी को पहले मिला है और अब आगे भी इसका लाभ मिलता रहे, इसको लेकर ये सहमति बनी है संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन के बाद। बात अब कर लेते हैं केंद्र की योजनाओं की, तो उनकी डिलीवरी का नैरेटिव भी सेट करने की सलाह दी गई है। केंद्र की जो योजनाएं हैं वो भी डिलीवर हो लोगों तक, और ये नैरेटिव सेट करने की सलाह, यानी कि ना सिर्फ डिलीवर हो बल्कि लोगों को उन योजनाओं के बारे में जानकारी भी लगे, ये भी सलाह के तौर पर बताया गया। सत्तारूढ़ राज्य सरकार की तरफ से बेहतर डिलीवरी की सलाह, यानी कि जो सत्तारूढ़ राज्य सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिन जिन राज्यों में वहां से इस प्रकार की जो जनहितकारी योजनाएं हैं उनकी बेहतर डिलीवरी की जानकारी भी देनी चाहिए। मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, बेहतर संदेश देने की सलाह, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बेहतर का संदेश देने की सलाह अब मानेंगी। लेकिन सूत्रों की अगर माने तो संगठन स्तर पर तारतम्य एकरूपता का अभाव भी नजर आ रहा है और यहीं पर काम करना बाकी है, क्योंकि अगर ये एकरूपता ऐसे ही निरंतर जारी रहती है, जो तो तीसरे दल हैं जैसे कि आम आदमी पार्टी जिसने पंजाब के चुनावों में बाजी मार ली और साथ ही साथ आने वाले दिनों में कई और राज्यों में अपनी जमीन टटोल रही है, एकरूपता का जो भाव है वहां पर कुछ हानि कर सकता है। लेकिन साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव, अगले साल कर्नाटक, त्रिपुरा, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तो पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का इन राज्यों को साधने में और भारतीय जनता पार्टी की जमीन वहां पर मजबूत करने में और राज्य में सरकार बनाने में फोकस रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आईएएस मुक्तानंद अग्रवाल दिल्ली जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए एनओसी जारी की है। डायरेक्टर की पोस्ट के लिए आवेदन, और डायरेक्टर की पोस्ट पर सालों के बाद राज्य का कोई आईएएस 2008 बैच के मुक्तानंद हैं आईएएस अधिकारी। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पिछले 2 सालों से संभाल रहे हैं जिम्मेदारी, लेकिन अब सेक्रेटरी के लिए सुधांश पंत, साथ ही एडिशनल सेक्रेटरी के लिए संदीप वर्मा, जेएस के लिए प्रवीण गुप्ता और अजिताभ शर्मा और साथ ही सुबीर कुमार को दिल्ली से बुलावे का इंतजार है। लेकिन इसी बीच जब दिल्ली पहुंचेंगे आईएएस मुक्तानंद अग्रवाल, जानकारी यही है कि जो लंबा इंतजार है वो उनके दिल्ली पहुंचने के बाद में खत्म हो जाएगा। अब प्रदेश में कल रात से जयपुर से दिल्ली तक का सफर होगा महंगा। जुलाई में अजमेर रोड का टोल बढ़ा, अब दिल्ली का सफर भी महंगा होगा। एनएचएआई ने 12% तक टोल टैक्स की दरें बढ़ा दी है। मनोहरपुर, दौलतपुरा, शाहजहांपुर टोल पर कल लागू होंगी नई दरें, जिसमें मनोहरपुर टोल पर कार जीप का सिंगल 75 रुपए लगेगा टोल। इसके अलावा शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर कार जीप का सिंगल 155 रुपए टोल वसूला जाएगा। दौलतपुरा की अगर बात करें तो टोल कर आपको चुकाने होंगे 65 रुपए टोल टैक्स, यानी कि 12% की वृद्धि के साथ में जयपुर से दिल्ली जाने का प्लान अगर कार से आप कर रही हैं तो ये सफर अब आपको कुछ महंगा इन बढ़ी हुई टोल टैक्स की दरों के बाद पड़ेगा। राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के आंदोलन से जुड़ी हुई अपडेट अब आपको दे देते हैं। देर रात तक वार्ता तो चली, लेकिन फिलहाल कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता एक हुई। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और सचिव पीसी किशन से बातचीत उनकी हुई। सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई, लेकिन मांगों पर सकारात्मक परिणाम किसी तरह का नहीं नजर आया। राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ प्रदेशाध्यक्ष अजय सैनी ने कहा कि पशु चिकित्सा कर्मचारियों का आज भी सामूहिक अवकाश रहेगा, लेकिन सामूहिक अवकाश की वजह से जितने भी कर्मचारी हैं, क्योंकि प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज अभी इस वक्त फैल रही है, अगर ये सामूहिक अवकाश जारी रहता है तो हालांकि इसके लिए वॉलंटियर चुने गए हैं और जो लोग बेरोजगार थे इस सीट से पहले उन्हें भी इसके लिए एक टीम के तहत गठन किया गया है, लेकिन जरूरत है इन्हें मनाने की और उसके लिए बातचीत के दौर भी जारी है। सरकारी स्कूलों में पोषाहार संचालन में परेशानी हुई है। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय राशि बकाया और अपर्याप्त खाद्यान्न उपलब्धता, साथ ही कुकिंग राशि और कुकिंग कम हेल्पर का मानदेय राशि बकाया है, जिसकी वजह से ये परेशानी सामने आ रही है। अप्रैल 2022 से राशि बकाया है, जिसकी वजह से सहकारी स्कूलों में पोषाहार वितरण दूभर हुआ है, यानी कि जो कोशिशें लगातार की जाती रही है सरकार की ओर से पोषाहार के वितरण में, वो दूभर हुआ है, क्योंकि कहीं मानदेय की तकलीफ है तो कहीं कुकिंग कम हेल्पर के बची हुई राशि के ऊपर भी संशय बना हुआ है। उस वजह से अप्रैल 2022 से बकाया राशि की वजह से सरकारी स्कूलों में पोषाहार वितरण दूभर हुआ है। अधिक नामांकन संख्या वाले स्कूलों में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम का संचालन मुश्किल हुआ है। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत भोजन मेन्यू के अनुसार
4 दिन गेहूं 2 दिन चावल का खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल होता है। तो वहीं साप्ताहिक अगर हम बात करें तो फल वितरण कार्यक्रम भी पोषाहार के अंतर्गत शामिल है। इस कार्यक्रम में वो शामिल है, ऐसे में कुकिंग कंजर्वेशन राशि का 5 महीने से भुगतान नहीं होना ये मुश्किलें बढ़ा रहा है और इन मुश्किलों के बढ़ने से जो अनियमितताएं हैं फूड प्रोसेसिंग में और बंटने में वो भी सामने आ रही है। रामगढ़ विषधारी में बाघ बसावट का श्री गणेश बाघिन RVT2 को एक्सक्लोजर से खुले जंगल में रिलीज किया गया। 16 जुलाई को रणथंभौर से रामगढ़ विषधारी ये बाघिन लाई गई थी। 46 दिन एक्लोजर में रहने के बाद में आज गणेश चतुर्थी पर इसे जंगल में छोड़ दिया गया। यानी कि एक लंबा इंतजार इस बाघिन ने और साथ ही साथ जो इसको देखना चाहते थे, इसका दीदार करना चाहते थे, उन लोगों ने भी किया। लेकिन 46 दिन का इंक्लोजर और आज गणेश चतुर्थी पर इसे जंगल में छोड़ दिया गया। अब बाघ RVT1 यानी कि T115 के साथ में इसका जोड़ा बनेगा। RVT2 यानी कि T102 इस जोड़े पर पूरे वन विभाग और वन्यजीव जगत की निगाहें, क्योंकि कुनबा बढ़ने के आसार यहां से आ रहे हैं जब ये जोड़ा बढ़ेगा। दोनों पर रामगढ़ विषधारी में बाघों की आबादी बढ़ाने का महत्वपूर्ण जिम्मा है और जिम्मे के तहत अब जब से एनक्लोजर से रिलीज किया गया है, अब जब वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कुनबे को बढ़ाने की। वन मंत्री हिमाराम चौधरी, प्रमुख सचिव साथ ही में शिखर अग्रवाल ने इस पर शुभकामनाएं दी। वन संरक्षक संजीव शर्मा और उनकी टीम रामगढ़ को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं आज इन सभी ने इस दौरान। चलिए अब जान लेते हैं राजकाज की बातें। तो ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत 3 से 11 सितंबर तक जर्मनी की यात्रा पर। केंद्र सरकार की 11 अफसरों की टीम के मेंबर भी रहेंगे और उसमें नाम एक है सावंत का भी, जो जर्मनी एनर्जी सेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। जर्मनी सरकार उनका यात्रा का पूरा खर्चा वहन करने वाली है और पूरे के पूरे जो खर्चे की जो ब्यौरा है वो भी सौंप दिया गया है। इससे पहले भी जानकारी आपको दी थी। जर्मनी सरकार इस खर्चे को वहन करेगी। इस यात्रा के पूरे खर्चे को जर्मनी सरकार वहन करेगी, जहां पर केंद्र सरकार के 11 अफसरों के साथ में जो नाम है उसमें उनका भी नाम शामिल है। रोडवेज कर्मियों की परेशानी भरे दिन बुरे सपने की तरह जुलाई और अगस्त का महीना उनके लिए रहा। किस तरह से? क्योंकि कार्मिकों को अभी तक जुलाई अगस्त माह का वेतन नहीं मिला है। इन 2 महीनों में बिना उल्लास के तीज त्योहार निकले, यानी कि बीते 2 महीनों में जितने भी त्योहार आए ये रोडवेज कर्मियों के लिए फीके ही निकल गए। बिना वेतन के रोडवेज कार्मिकों का घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। बिना वेतन के घर चलाना तो मुश्किल हुआ ही है, लेकिन अब रोजी रोटी पर संकट बनाया है। अब संवेदनशील सरकार से इस प्रकरण पर दखल की उम्मीद वो कर रहे हैं। उनकी उम्मीद यही है कि सरकार इस प्रकरण पर दखल दे और जल्द से जल्द जो पेंडिंग जो सैलरी का प्रक्रिया है उसे रिलीज किया जाए, सभी के खातों में उनके पैसे आ जाएं जितने भी बकाए हैं। और आने वाले 30 त्योहारों के सीजन को देखते हुए जितने त्योहार उनके फीके निकले हैं वो अब आने वाले त्योहार बदरंग ना हो। पंजाब से बड़ी खबर है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समेत 9 के खिलाफ गैर जमानती वारंट। हाईवे जाम करने को लेकर के तरनतारन जिला कोर्ट ने इस वारंट को जारी किया है। स्पीकर कुलतार सिंह, डिप्टी स्पीकर जयकिशन रोडी के खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है। मंत्री लालजीत सिंह, मीत हैगर के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब से बड़ी खबर है। हाईवे जाम करने को लेकर तरनतारन जिला कोर्ट ने इस वारंट को जारी किया है, लेकिन साथ ही साथ स्पीकर कुलतार सिंह और डिप्टी स्पीकर जयकिशन रोडी के खिलाफ भी ये वारंट जारी किया गया है।